पर है। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अवलोकन किया है। चंडीगढ़ में है 3 परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों का सफल कार्यान्वयन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे और 77 वर्ष उपरांत न्याय और समता किस तरह से देश में आई है उसको लेकर के प्रदर्शनी का अवलोकन। पूरे 77 वर्षों की किस तरह से यात्रा रही, प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। 2023 संसद द्वारा इस बिल को पारित किया गया था। जो तीनों कानून थे इन्हें लागू करने के पहले किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, कहां से इन कानूनों को लिया गया था, किस तरह से इनमें संशोधन किया गया, उसको लेकर के प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो लाइव प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में गृह मंत्री अमित शाह और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से पीसीआर वैन काम करती है, किस तरह से पुलिस थानों में काम किया जाता है। एक संपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है जो बताती है कि किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स को लेकर के काम किए जा रहे हैं, कितनी सहूलियत हुई है ये नए 3 कानून के इम्प्लीमेंट करने के बाद, और किस तरह से 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता का सवेरा तो हुआ, लेकिन देश की मांग थी आधुनिकता की ओर जाने की, और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किन कानूनों को जो अब नहीं उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हटाया जाए और उनकी जगह पर दूसरे कानूनों को लाया जाए। और ये उसी तरह की एक प्रदर्शनी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। आइए ताज़ा जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। बेहद ही खास और महत्वपूर्ण दिन आज चंडीगढ़ के लिए।
तीनों कानूनों को देश भर में लागू किया गया था 1 जुलाई को, और 5 महीने के भीतर एक तरह से चंडीगढ़ 100% इम्प्लीमेंट करने वाला देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश तो बना ही है। लेकिन पूरे देश में ये जिस सुविधाजनक तरीके से, सरल तरीके से लागू हो रहा है और जिसके जरिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आज देखने को मिल रहा है। जिस सपने के साथ पीएम मोदी ने कहा था कि जो नए कानून है, नए भारत के नए कानून, वो नागरिक प्रथम, सम्मान प्रथम और न्याय प्रथम की भावना के अनुरूप होना चाहिए, और वही आज एक तरह से ग्राउंड पर दिख रहा है, जहां आज पीड़ितों के अधिकार है। अब पुराने कानूनों की बात कर लीजिए तो 150 साल जो पुराने कानून थे, अंग्रेजी राज के समय में बने हुए जो कानून थे, उसमें पुलिस के अधिकार, सरकार के अधिकार ज्यादा सुरक्षित थे, विक्टिम को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे। लेकिन ये पूरा कानून जो बनाया गया है, इसमें विक्टिम को, पीड़ित को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। चाहे एफआईआर करने की बात हो, इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेज पर उनको जानकारी मिलने की बात हो, या स्पीडी ट्रायल से लेकर स्पीडी जस्टिस तक की बात हो। और जिस व्यापक विचार विमर्श के बाद, जिस तरह की प्रक्रिया के बाद इसको लाया गया है, उसकी वजह से आज मुमकिन हो पाया है कि आज पूरे देश में बहुत बेहतर तरीके से ये कानून लागू हुआ है। और अपराध मुक्त बनाने की जो कोशिश है, देश को कम से कम अपराध हो सके, अपराध हो भी तो अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके, उसमें बहुत बड़ा ये मददगार ये कानून साबित हो रहा है। तो आज ये मौका है, प्रधानमंत्री जो आप इन तस्वीरों में देख रही हैं, किस तरह से ये कानून पूरे देश में काम कर रहा है, उसका वो डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। चाहे एक घटना की शुरुआत होती है, आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं, उसके बाद किस तरह से पुलिस एक्टिवेट होती है, किस तरह से आज इस बात को आगे रखा गया, सामने रखा गया कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, सिर्फ इस्तेमाल ही ना हो, वो सुरक्षित भी रहे। इस तरह के ऐप बनाए गए हैं। अगर गंभीर अपराधों की बात हो, गंभीर अपराधों में वीडियोग्राफी या सीजर जो होते हैं, वो सीधे ऐप में भेजे जा सके, एक तरह से उसकी बात। और जो तमाम पहलू है, जो इंटरऑपरेबिलिटी है इसकी, पुलिस, न्यायपालिका, विक्टिम हो, फॉरेंसिक लेबोरेटरी हो, इन तमाम लोगों के बीच वो तमाम चीजें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत ही गंभीरता से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, और ये उनका ही सपना था कि औपनिवेशिक काल के जो चिन्ह हैं वो खत्म होने चाहिए। खास तौर से आपको याद होगा कि पहले जो 2 टर्म पीएम मोदी के रहे थे, उसमें उन्होंने 1,500 से भी ज्यादा जो पुराने कानून है, जो ऑब्सोलीट कानून थे, जिनकी आज के समय में आवश्यकता नहीं थी, उसको उन्होंने खत्म करने का काम किया। तो एक बीज वहीं से इसकी रख दी गई थी। और जब 2019 में व्यापक कंसल्टेशंस के बाद कम से कम 4 साल तक अकेले गृह मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने 150 से भी ज्यादा समीक्षा बैठकें ली, राज्यों से बात की गई, केंद्र शासित प्रदेशों से बात की गई, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके जजेस से सलाह मशवरा किया गया, विश्वविद्यालयों से, विभिन्न कानूनविदों से, जो शिक्षाविद हैं, हर स्तर पर, चाहे आम लोगों, हर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद इन कानूनों को लाया गया। इतना ही नहीं, संसद में भी जब स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको भेजा गया था तो 90 से माफ कीजिएगा, 90 से जो ज्यादा सुझाव थे स्टैंडिंग कमेटी के, जो विभिन्न दलों की तरफ से आए थे, उसको इस कानून में समाहित किया गया। तो बहुत व्यापक विचार विमर्श के बाद इस कानून को लाया गया, और उसकी वजह से आज ये मुमकिन हो पा रहा है, ये संभव हो पा रहा है कि आज पूरे देश में सफलतापूर्वक ये कानून लागू हो पा रहा है। और देखिए, जो अधिकार हैं आज लोगों को मिले हैं, चाहे आप कहीं बैठे हों, आपको अगर कोई एफआईआर दर्ज करनी है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं, आप 0 एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आपको अपने उस इलाके के थाने में जाने की जरूरत नहीं है। एफआईआर के 7 दिन के भीतर ही जांच शुरू करनी होगी, पुलिस को उस जांच को आगे बढ़ाएगी, उसको चार्जशीट फाइल करनी है। एफआईआर फाइल करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर और न्याय प्रक्रिया दिलाने में
3 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। तो ये सब कुछ तय किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब इन कानूनों में अलग से चैप्टर महिला और बाल अपराधों के लिए रखा गया है। तो निश्चित तौर पर जो एक दंड प्रणाली की बात करता था पुराने कानून में, दंड से न्याय तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और थीम भी है, आज जब पीएम मोदी इस कार्यक्रम में आए हैं तो सुरक्षित समाज विकसित भारत, वो थीम इस कार्यक्रम की भी रखी गई। जी सुधाकर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस था, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो 3 नए आपराधिक कानून का सफल कार्यान्वयन हो रहा है, उसको लेकर के किस तरह से समाज में भी कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया को लेकर के विश्वास बढ़ा है। तो इस पर 0 FIR की बात हो, महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों की बात हो, या फिर हम देखते हैं कि बच्चों को लेकर के कई सारी ऐसी धाराएं भी इस नए कानूनों में जोड़ी गई, जिससे समाज में एक तरह का विश्वास पैदा हो, पुलिस प्रशासन पर भी, न्याय व्यवस्था पर भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आप आज के दिन आप ऑनलाइन घटनाओं की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR कर सकते हैं, 0 FIR कर सकते हैं। आज इन कानूनों के जरिए, ये जो तीनों कानून है उसके जरिए आपको FIR की जो निःशुल्क प्रति प्राप्त हो सकेगी। अगर दुर्भाग्य से आपका कोई परिजन गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार व्यक्ति के भी अधिकार इस कानून में सुरक्षित किए गए हैं। उसको अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार होगा। जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय हैं, अगर लोग गिरफ्तार होते हैं तो वो सूचना पट्टी पर तमाम गिरफ्तार लोगों की सूची भी प्रकाशित करेगा। सबसे बड़ी बात जो इस कानून में किया गया है, आने वाले 50-100 सालों में जो नई तकनीकें आने वाली हैं, उसको कैसे एक तरह से, चाहे सबूतों में जगह देने की बात हो या तो साक्ष्य इकट्ठा करने के दौरान उसके इस्तेमाल की बात हो, उसको सामने रखा गया है। जो चाहे एविडेंस कलेक्शन की बात हो, सीजर की बात हो, उसकी पूरी तरह से वीडियोग्राफी करनी होगी, ताकि साक्ष्यों के साथ जो अक्सर छेड़छाड़ की बात सामने आती है उसको खत्म किया जा सके। नए कानून में बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, और सूचना देने के 2 महीने के भीतर ही उसकी जांच पूरी करनी होगी। जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसको हर स्टेज पे, खासतौर से शुरुआती के जो 90 दिन है उसके भीतर उसको जांच प्रगति की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। दूसरों के लिए जो चिकित्सा उपचार है उसके लिए सुविधा देनी पड़ेगी। अब आज इलेक्ट्रॉनिक समन देने की जो व्यवस्था हो रही है, जिससे कानूनी प्रक्रिया को तेजी से चलाया जा सके। महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहा है तो अपराध के लिए जहां तक संभव हो पीड़ित महिला का बयान महिला मजिस्ट्रेट या उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में ही दर्ज हो, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता का भी ध्यान रखा जा सके। जो पुलिस रिपोर्ट करती है और अन्य दस्तावेजों की जो आपूर्ति है, उसको 14 दिन के भीतर पीड़ित को वो तमाम चीजें प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। तो इस तरह के जो तमाम पक्ष है, पहलू हैं, और आप देखिए किस गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपनी तरफ से सवाल जवाब भी कर रहे हैं, और ये उनका एक सपना था। इसको आप अगर बात कीजिएगा, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, कानूनविद है, पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग हैं, तो उनका जरूर कहना है कि जो सुविधा आज उनकी बढ़ी है, जो आज सुनवाई हो रही है, अगर कोई पीड़ित है तो आज जस्टिस, आप चंडीगढ़ की बात कीजिए तो पिछले 5 महीने में 900 से ज्यादा FIR दर्ज हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने के भीतर 4 कन्विक्शन भी हुए। पुराने कानूनों में इस तरह की तेजी संभव नहीं थी। तो आज स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस भी मिल रहा है। तो बहुत एक तरह से कह सकते हैं दूरदर्शी सोच के साथ बनाए गए ये तीनों कानून है। चाहे भारतीय न्याय संहिता की बात हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात हो,
साक्ष्य अधिनियम की बात हो, इन तीनों कानूनों की। जी सुधाकर, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर लगातार तकनीक पर है और ये कानून में भी कहीं ना कहीं तकनीक पर जोर दिया गया है। जो वादी हो वो अपनी तरफ से तकनीक का यानी कि ऑडियो विजुअल का भी सहारा ले सकता है। साथ ही साथ हमने अभी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महानिदेशकों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी उन्होंने तकनीक पर ज़्यादा जोर दिया था कि किस तरह से देश की पुलिसिंग होनी चाहिए, आप कैसे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये नए कानून भी बताते हैं कि तकनीक के साथ देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से जनता और शासन और प्रशासन का समन्वय हो सकता है ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सके। बिल्कुल। और देखिए, मैं पीएम मोदी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि आज व्यवस्था को डंडे से नहीं बल्कि डेटा से चलाने की जरूरत है। तो हमारे पास ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ अगर ज्यादा अपराध हो रहे हैं, किस तरह के अपराध हो रहे हैं और उनसे निपटने के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें तकनीक का सबसे ज्यादा सहारा कैसे लिया जा सकता है। अभी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी खासतौर से आज नए जमाने के अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो या फिर जिस तरह से डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन तमाम चीजों से निपटने की किस तरह की व्यवस्था हो सकती है और उसके प्रावधान भी इन तीनों नए कानूनों में मिलते हैं। तकनीक की ही अगर बात की जाए तो किस तरह से उन तमाम चीजों को आज ई साक्ष्य के जरिए अगर कोई भी घटना होती है तो ई साक्ष्य ऐप में उसके बारे में जो तमाम वीडियो एविडेंस है उसको दर्ज किया जा सकता है। उससे कभी कोई उसका एक सेपरेट क्लाउड स्टोरेज होगा और उससे कभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। न्याय सेतु जो ऐप है वो इंटर ऑपरेबल बनाता है इस पूरे सिस्टम को। चाहे अगर आप फॉरेंसिक लेबोरेटरी जांच के लिए किसी साक्ष्य को भेज रहे हैं तो उसको तय समय सीमा के भीतर न सिर्फ जांच पूरी करनी पड़ेगी बल्कि पुलिस को रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन ही उस रिपोर्ट को पुलिस देख सकेगी, न्यायालय की व्यवस्था उस रिपोर्ट की देख सकेगी। न्याय सूची के जरिए आज आपको किसी कैदी को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जेल से कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हियरिंग संभव हो पाएगी और उसको एक कानूनी मान्यता भी मिलती है। तो इस तरह की जो ई सम्मन की व्यवस्था है, तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं जो नए जमाने की तकनीक है उसका अनुसरण किया गया है। तो साथ ही साथ जो आज के जमाने की जो सर्वर लॉग्स हैं और इस तरह की जो तमाम चीजें हैं उन व्यवस्थाओं को भी साक्ष्य अधिनियम में जगह दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो अगले 15-20 सालों में जिन चुनौतियों का सामना कर सकता है देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और खास तौर पे हम जब आज एस्पायर कर रहे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हम जानते हैं कि इसमें चुनौतियां भी, चाहे आंतरिक जो चुनौतियां हों या बाहरी ताकतों की तरफ से मिल रही चुनौतियां हैं वो बढ़ेंगी। जब भारत विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है 2047 तक, तो ये चुनौतियां सामने आएंगी। लेकिन उन चुनौतियों से निपटने में एक बहुत बड़ा हथियार ये तीनों नए कानून साबित होने वाले हैं। ये नए भारत के नए कानून एक सुरक्षित समाज भी बनाएंगे और विकसित भारत भी बनाएंगे। सुधाकर, हम ये भी देखते हैं कि नए भारत की जो ये विकास यात्रा है इसमें आतंकवाद को लेकर के लगातार पुरजोर तरीके से, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवाज़ बुलंद की है। आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ाया गया है कि आतंकवाद बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये जो 3 नए आपराधिक कानून है इसमें भी पहली बार आतंकवादी शब्द को परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि राजद्रोह जो है उसको देशद्रोह की श्रेणी में लिया गया है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? जो नए आपराधिक कानून है उसमें किस तरह से वो सारी नई चीज़ें जिससे भारत की जो विकास यात्रा है वो राष्ट्रीय मंच पर तो और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आगे बढ़ेगी और सुदृढ़ होगी। बिल्कुल। देखिए, आतंकवाद पहले क्या होता था, एक तो आतंक का मुकाबला करने के लिए उस तरह की कानूनी ताकत न पुलिस के पास थी, और दूसरा क्या होता था, आतंक के नाम पर कई बार ऐसे मामले भी सामने आए जब कुछ राज्यों में पुलिस ने कुछ लोगों को परेशान किया होगा, ऐसे आरोप लगे। लेकिन आतंकवाद को जब पूरी तरह परिभाषित किया जाता है, आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित किया जाता है, तो इस तरह के घटनाएं होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। और एक बहुत बड़ा
बड़ी पहल इस कानून के जरिए की गई हो। और ये इसको इस बात से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हमने जो इंडिविजुअल टेररिस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात की थी और आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए एनआईए देश के बाहर जाकर भी जांच कर सके, ये ताकत दी थी कानूनी बदलावों के जरिए। तो उसमें एक और पड़ाव, एक बड़ा पड़ाव आतंकवाद को, आतंकी कृत्यों को परिभाषित करना है। इसके साथ साथ ही देखिए मॉब लिंचिंग जैसे अपराध है उसको परिभाषित किया गया और उसके लिए आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं। पहले राजद्रोह का मतलब ये होता था कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, देखिए ये अंग्रेजी जमाने के कानून थे और अंग्रेज अपनी राजसत्ता और अपने खजाने की रक्षा के लिए वो कानून लेके आए थे, लेकिन बाद में कई सरकारों ने उसका दुरुपयोग किया और उसको खत्म किया है मोदी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने। अब राजद्रोह की बात नहीं होगा, अगर सरकार के खिलाफ आप बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप पर कोई मुकदमा नहीं लगा सकता। लेकिन आप जब देश के खिलाफ कदम उठाएंगे, देश के खिलाफ साजिश करेंगे तो जरूर उसके लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। देशद्रोह के अपराध को और भी ज्यादा सख्त सजा मिले देशद्रोह करने वालों को, उसकी जरूर व्यवस्था की गई है। तो इस तरह के जो नए प्रावधान हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भारत की चुनौतियां हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो सामने आ सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। इसके माफ कीजिएगा, इसके साथ ही जो लिंग की परिभाषा है, उसमें लिंग की परिभाषा में जो ट्रांसजेंडर है उसको भी लाया गया है, उसको भी समावेशित किया गया, तो उसको भी वो राइट्स मिल सके पुरुष महिलाओं की तरह जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उसकी व्यवस्था की गई है। जो सभी कानूनी कार्रवाई जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित हो सके, उसमें चाहे पीड़ित हो चाहे गवाह हो, उसकी सुविधा। आप देखिए क्या होता है कि कहीं दूर किसी गवाह को गवाही देने के लिए जाना है, पीड़ित को या बार बार आने की परेशानी, इस तरह की परेशानियों से उसको बचाया जा सकता है। तो आप देखिए किस तरह से स्पीड से काम हो सकेगा और उसकी वजह से तारीख पर तारीखें बढ़ती रहती हैं। तो वो अब तारीख पर तारीख का जमाना बदले, उसमें ये बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है ये तीनों नए कानून। जी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भगोड़े अपराधियों की बात हो या फिर भाषा पर जोर देने की बात हो, ये तीन जो नए आपराधिक कानून हैं ये इस तरफ भी इशारा करते हैं कि भगोड़े अपराधी होंगे, किसी भी श्रेणी में वो अपराधी हैं तो वो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और साथ ही साथ अगर वो अनुपस्थित हैं, यानी कि अगर वो देश से भी भाग गए हैं तो भी उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। यानी कि जिस तरह की परिस्थितियाँ देश में लगातार बन रही थी उसको लेकर के भी ये कानून बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अपराध करेंगे और उसके बाद आप किसी और देश में जाकर के शरण ले लेंगे लेकिन भारत आपको माफ कर देगा। तो ये जो आधुनिक कानून है, जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उसी तरफ शायद इशारा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और पहले जो बहुत ही कम ऐसे मामले थे जिसमें किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम ओफेंडर या फिर भगोड़ा घोषित किया जा सकता था, लेकिन उसका दायरा अब बढ़ाया गया। 100 से ज्यादा ऐसे अपराधों की श्रेणी तय की गई है जिसमें अगर कोई व्यक्ति पेश नहीं हो रहा है, बहुत बार समय जाने के बावजूद भी, और वो देश से भागता है तो उसको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। और उसकी अनुपस्थिति में जो सीजर की कार्रवाई है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, फैसले की बात हो, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं माइलस्टोन स्टेप। दूसरा, हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से ये ह्यूमन सेंट्रिक, विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है। जो महिलाएं हैं, 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 60 वर्ष से आयु के ज्यादा लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, जो विकलांग है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, तो उनको पुलिस स्टेशन में जाने की छूट भी मिलती है इस कानून के जरिए। चाहे किसी वजह से हो सकता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाना, तो उनको इससे छूट मिलेगी। तो ये एक बड़ा प्रावधान है।
हम बात कर ही रहे थे कि एक नया अध्याय महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर भारतीय न्याय संहिता में एक नया अध्याय अलग से जोड़ा गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराधों को अब इस न्याय संहिता में लिंग तटस्थ भी बनाया गया है। मतलब सीधे कह सकते हैं कि लिंग की परवाह किए बिना, चाहे पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी पीड़ितों और अपराधियों को इसमें शामिल किया गया है। नए कानून में अगर अब क्या होता था पहले कि हर कानून में किसी बड़ी सजा का प्रावधान था, अब नए कानून में बहुत कोई छोटे मोटे अपराध हो उनको उनकी सजा जो है सामुदायिक सेवा हो सकेगी। बहुत छोटे एक कह सकते हैं एक तरह की वार्निंग देकर छोड़ देना, कोई अगर सुधरना चाहता है तो उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ ये कानून बनाया गया है। कई अपराधों में हो सकता है जेल की आवश्यकता ना हो, सिर्फ जुर्माने से काम चल जाए, इस तरह की सोच। क्या हमको अपने जेलों को नहीं भरना है, लोगों को न्याय देना है, लोगों तक न्याय जल्दी पहुंचाना है। और ये जो 1 करोड़ से ज्यादा जो कैदी आज देश भर की जेलों में है, उस तरह की व्यवस्थाएं ना पनपे, लोगों को ट्रायल की तारीख ना मिले, इस तरह की व्यवस्था न हो, इन नए कानूनों से ही वो संभव हो सकेगा। जी सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चंडीगढ़ के लिए तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है ही, लेकिन किस तरह से बाकी राज्यों के लिए भी एक आदर्श के रूप में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ देखने को मिलेगा, जिस तरह से तीनों नए आपराधिक कानूनों की सफलता के पायदान पर चंडीगढ़ पहुंचा है। बिल्कुल, देखिए अब जब चंडीगढ़ ने करके दिखाया है, 100% इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया। आप देखिए आज देश के लगभग 100% पुलिस थाने वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। इन 100% थानों में आप 0 FIR कर सकते हैं, वो इंटर ऑपरेबल भी बन चुके हैं। CCTNS जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग उसका के जरिए इसको जोड़ा गया है। आज आप देश में कहीं भी अपराधी छुपा हो या किसी जेल में बंद हो, उससे जो न्याय सूची के जरिए उस कोर्ट उससे पूछताछ कर सकती है, बातचीत कर सकती है। फिंगरप्रिंटिंग का हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो ये तमाम चीजें हैं। निश्चित तौर पर आज चंडीगढ़ ने जो करके दिखाया है बहुत ही कम वक्त में, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज पुलिस का भी इंटरेस्ट बना है, जिस सरल भाषा में ये कानून आए हैं, और सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी नहीं बल्कि 8वीं अनुसूची की जो भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था या FIR लिखने की व्यवस्था, शिकायत करने की व्यवस्था, वो तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त में आने वाले समय में हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश इसको 100% इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और जिस तरह से चंडीगढ़ में 5 महीने में ही कन्विक्शन दिलाने की, जो सजा दिलाने की शुरुआत हुई है, FIR से लेकर न्यायालय से सजा मिलने तक, तो उस तरह की परिस्थितियां हर राज्य में पैदा होंगी। सुधाकर, आज के कार्यक्रम का जो विषय की अगर बात करें तो सुरक्षित समाज विकसित भारत, दंड से न्याय तक, साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से सुरक्षा प्रदान करने का ध्येय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि समाज में सुरक्षा का भाव पैदा हो, विकसित भारत की जो यात्रा है लगातार आगे बढ़ती रहे। वहीं भारत की संप्रभुता की बात करें, एकता की बात करें और अखंडता को खतरे में डालने की जो भी साजिशें हुई, उसके खिलाफ ये कानून कहीं ना कहीं कड़े तौर पर सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत की एकता, अखंडता को ये कानून सुनिश्चित करता है। ये कानून जो दंड प्रणाली से एक न्याय प्रणाली की तरफ पूरी व्यवस्था को लेकर जाता है। ये कानून जो पुलिस के अधिकार या सरकार के अधिकार से ज्यादा अब पीड़ितों को अधिकार देता है, विक्टिम को सहूलियत देता है। ये नए कानून स्पीडी ट्रायल से लेकर स्पीडी जस्टिस की बात करता है और उसको जमीन पर करके दिखाता भी है। ये नए जो कानून हैं, ये लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर सबके लिए समान रूप से एक तरह से व्यवस्था करता है। ये नए कानून जो भी कमजोर हैं, चाहे बच्चे हों, सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, उनके लिए विशेष व्यवस्थाओं की बात करता है। ये नए कानून आज दुनिया की जो आधुनिकतम तकनीकें हैं उसके इस्तेमाल को आगे बढ़ाता है।
ये नए कानून जो आने वाले समय में भारत की जो चुनौतियां बनने वाली हैं, उन चुनौतियों के समाधान की बात करता है। ये नए कानून आप कह सकते हैं जो विकसित भारत का, सुरक्षित समाज का, जो विकसित भारत के साथ सुरक्षित समाज का जो सपना है उसको साकार करने की बात करता है। तो उस लिहाज से जरूर कह सकते हैं कि अगर आने वाले समय में मौजूदा सरकार के कुछ बहुत बड़े कामों को और देश की जो बीते 75-77 वर्षों की जो यात्रा उसमें अगर याद किया जाएगा तो एक युगांतकारी सुधार के तौर पर आने वाले समय में इसको याद किया जाने वाला है। जी, अगर संगठित अपराध की बात करें सुधाकर, या साइबर अपराध जो कि वर्तमान की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, तकनीक की तरफ तो हम लगातार आगे जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर हम देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिस पर लोग जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसको लेकर के काम किया जा रहा है। ऐसे में ये कानून कितना शरण देता है, संरक्षण देता है उन लोगों को जो कहीं ना कहीं साइबर अपराध में ट्रैप हो जाते हैं। वो आम जनता जो तकनीक की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी बारीकी से वो नहीं जानती कि वो साइबर अपराध की श्रेणी में कहीं ना कहीं लिप्त हो जाएगी, या फिर ट्रैप जो लोग कर रहे हैं, एक बड़ा जाल बिछा हुआ है जो कि साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहा है। उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ये कानून कितना प्रभावशाली नजर आता है? बिल्कुल, देखिए साइबर अपराध बहुत ही गंभीरता से बीते कुछ समय में इसको लिया जा रहा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर बात की थी, किस तरह से उसको लेकर समाज में जागरूकता आनी चाहिए। तो एक तरफ एक पहलू जहां अवेयरनेस की बात है ताकि लोग इस तरह के स्थितियों में फंसे ना, अगर फंसते हैं तो तुरंत उनको एक मदद मिल सके, चाहे 1930 के जरिए। आप अगर आपको जिस वक्त भी पता चलता है कि आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है, आप तत्काल उसी क्षण शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका तुरंत नोटिस लिया जाएगा। अगर आपके खाते से पैसे निकाले गए हैं तो उसको फ्रीज किया जाएगा। आपको पुलिस की मदद चाहिए तो मदद आप तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ जो आज इन्वेस्टिगेशन की बात है कि तय समय में इन्वेस्टिगेशन होगा, विक्टिम को अपडेट करना पड़ेगा, न्यायालय तक से सजा दिलाने की व्यवस्था होगी। तो जो आज डिजिटल एविडेंसेस है उसको काफी प्रमुखता दी गई है, कानून में जगह दी गई है, जो पहले मुमकिन नहीं था। तो नए जमाने के जो अपराध हैं, साथ ही साथ संगठित अपराध, खासतौर से चाहे वो मानव तस्करी की बात हो, आतंकी संगठनों की बात हो, इस तरह के जो संगठित अपराध हैं उसके लिए कठोर पनिशमेंट की बात की गई है। और उसके लिए हम जानते हैं कि हमारे विशेष रूप से एनआईए जैसी एजेंसीज भी हैं, इस तरह के मामलों की बहुत प्रमुखता से जांच कर रही हैं। उनका 90% से ज्यादा कन्विक्शन रेट भी है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत युगांतकारी बदलाव इन कानूनों के लागू होने के बाद इस तरह की स्थितियों से निपटने में जो मदद मिलने वाली है। जी सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाइमलाइन पर बहुत जोर रहता है, अगर वो कोई भी समाज के उत्थान के काम हो, जिस तरह से हम देखते हैं कि शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसी तरह से अगर हम उसको अगर दूसरे नज़रिए से भी देखें तो आरोप पत्र में भी टाइमलाइन पर जोर दिया गया है। ये जो 3 नए कानून है, आपराधिक कानून, ये बताते हैं कि आपको टाइमलाइन का तो ध्यान रखना होगा कि अगर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो कितने दिनों में आपको उस पर काम करना होगा। टाइमलाइन आरोप पत्र को लेकर के क्या होगी, यानी कि त्वरित न्याय कैसे मिले, इस पर जोर दिया गया है खास तौर पर। सर, आपको चार्जशीट फाइल करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में आपको 90 दिन का और अतिरिक्त समय मिलेगा, और मतलब 180 दिन के भीतर। और ये बिल्कुल टाइमलाइन के साथ तमाम। उसके बाद कितने दिन में कोर्ट को नोटिस लेना है, अगर सुनवाई पूरी हो गई है तो 30 दिन के भीतर कोर्ट को सजा भी सुनानी है, फिर अपील के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं 3 साल के भीतर पूरी होनी है। इसके लिए बाकायदा टाइमलाइन है। अगर टाइमलाइन नहीं पूरे होते हैं तो इसके लिए भी जवाब देना पड़ेगा। तो जो जवाबदेही है वो हर स्तर पर तय की गई है। टाइमलाइन के साथ ये संभव हो पाएगा। उसकी वजह से ये जो है कन्विक्शन रेट बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि
अमूमन अपराध इसलिए भी होते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि हम किसी वजह से, क्योंकि साक्ष्य चित्र इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि अदालतों से हम तारीख पर तारीख लेकर निकल जाएंगे, या फिर कानून में इस तरह के लूप होल्स हैं कि उसकी आड़ लेकर हम बच सकते हैं। लेकिन अब ये तमाम चीजें संभव नहीं हो पाएंगी, तो उस वजह से ये आज मुमकिन हो रहा है कि एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज हमारा बदल रहा है। चलिए, संगठित अपराधों को लेकर के किस तरह से देखते हैं सुधाकर, आप इस पूरे कानून को? छोटे अपराध हो, पॉकेट चोरी हो या फिर चोरी हो या संगठित अपराध हो, उस पर किस तरह से शिकंजा कसता है ये कानून? माफ कीजिएगा, आप अपना दो सवाल दोहराएंगे? जी सुधाकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि छोटे अपराध हों या बड़े अपराध हों, ये जो नए कानून हैं वो किस तरह से शिकंजा कस रहे हैं, यानी कि अगर पॉकेट चोरी भी आपने की है तो उस पर किस तरह से न्याय मिलेगा, संगठित अपराध जिस तरह से किए जाते हैं, भले ही वो अपराध की श्रेणी छोटी हो बड़ी हो किस भी तरह की हो, लेकिन जो संगठित अपराध किए जाते हैं उन पर किस तरह से शिकंजा कसते हैं ये कानून? देखिए, आज बहुत सारी स्थितियां हैं। आप देखें कि कोई छोटे अपराधों के लिए आप इस तरह की कहानी आपके सामने आती होंगी, क्योंकि कोई 30 साल से जेल में पड़ा है क्योंकि उसको तारीख नहीं मिली या कोई वकील नहीं मिला, वो सजा से अपनी सजा जो उस अपराध में होती है उससे दोगुनी तिगुनी सजा पूरी कर चुका है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो नहीं बनेंगी। अगर बहुत छोटा अपराध है तो हो सकता है उसको सिर्फ सामुदायिक सेवा करनी पड़े, हो सकता है कि जुर्माने से उसका काम चल जाए या जुर्माने के साथ बहुत छोटी सी सजा उसको मिले। उसके लिए बहुत बार अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई मामला एडजॉर्न करने की मांग भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने गंभीर अपराध किए हैं तो उसमें उसी संवेदनशीलता के साथ, उसी शक्ति के साथ काम हो और एक नियत तय समय में विक्टिम की एक तरह से सहूलियत के हिसाब से विक्टिम को जो न्याय मिलता हुआ दिखे, उस लिहाज से सारी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी और गंभीर अपराधों में गंभीर सजा दिलानी होगी। तो वो उस तरह के प्रावधान इन तीनों कानूनों में किए गए। निश्चित तौर पर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके जरिए मदद मिलने वाली है। तो एविडेंस गैदरिंग पे बहुत ज्यादा जोर है, एविडेंस शेयरिंग पे बहुत ज्यादा जोर है। आज देखिए, हम जानते हैं गुजरात में पहले से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी जब गुजरात के सीएम थे पीएम मोदी, उस दौरान उसके बाद उनके समय में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शुरुआत हुई। देश के करीब दर्जन भर राज्यों में उसके सेंटर खुल चुके हैं और अगले 1-2 सालों में जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं, कम से कम हर साल 40,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पैदा होंगे। तो आज हम फॉरेंसिक जांच की बात कर रहे हैं गंभीर अपराधों में, इन विशेषज्ञों के जरिए वो संभव हो सकेगा। तो सिर्फ एक कानून ही नहीं बनाया गया है, कानून के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने की भी जो तमाम व्यवस्था है, चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो, चाहे वो मैन पावर के स्तर पर हो, चाहे इंटर ऑपरेटिबिलिटी के स्तर पर हो, चाहे वो क्लाउड स्टोरेज के स्तर पे हो, चाहे वो डेटा के जरिए लगातार समीक्षा के स्तर पर हो, या फिर जीरो टॉलरेंस और जो सीरियस क्राइम है उसके स्तर पर हो, एक सेंसिटिविटी उसके लिए, चाहे पुलिस कर्मियों की बात हो, न्याय कर्मियों की बात हो, उसके लिए लगातार ट्रेनिंग की व्यवस्था, वो तमाम चीजें करने के बाद इसको लागू किया गया। उसकी वजह से ये जो 100% इम्प्लीमेंटेशन वो पूरा हो पा रहा है और अन्य राज्यों में हो, ये सपना भी देखा जा रहा है। सुधाकर, मॉब लिंचिंग को लेकर के किस तरह से देखते हैं आप कि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं होती हैं उसमें आजीवन कारावास या मौत तक की सजा का प्रावधान करता है ये कानून? बिल्कुल, देखिए, हमने देखा कि बीते कुछ समय में इस तरह की घटनाएं पहले भी थी, लेकिन एक तरह से लूप होल्स था कि एक रीजन होना चाहिए किसी के मर्डर के लिए, इस तरह की बातें सामने आती थी। तो उसकी आड़ में मॉब लिंचिंग किसी तरह से परिभाषित नहीं था, उसकी आड़ में कई बार अपराधी बच जाते थे, पहले भी ये होता था और आगे भी होने वाला था। उसी में बदलाव लाने के लिए नए कानून में मॉब लिंचिंग को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है और मॉब लिंचिंग के लिए आजीवन कारावास से लेकर माफ कीजिएगा मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। तो एक बहुत प्रोग्रेसिव फैसला
और ये इसे कह सकते हैं कि विक्टिम सेंट्रिक, जो विक्टिम की फैमिली है उनको जरूर राहत मिलेगा। कोई भी इस काम को करने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा कि अगर वो उस कार्रवाई में लिप्त होता है तो उसे के इसमें गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। सुधाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माहौल हमने देखा है ये 3 नए आपराधिक कानून आने से पहले कि तारीख पे तारीख, और हम देखते थे कि कई बार इसी वजह से लोग न्यायालय की शरण में नहीं जाना चाहते थे या थाने तक एफआईआर तक नहीं करते थे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव नजर आता था। लोगों को लगता था कि हम थाने जाएंगे, शायद हमें वापस भगा दिया जाएगा, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन इस समय में जब हम देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से एक विश्वास बढ़ा है, चाहे वो पुलिस थाने हो या फिर न्याय प्रक्रिया में लोगों को न्याय का सहारा लेना हो, किस तरह से एक समन्वय हम देखते हैं। बिल्कुल, जो पूरे व्यवस्था है, हम सबसे पहली बात तो विक्टिम को थाने जाना ही पड़े, इस तरह का प्रेशर जो है नहीं हो सकेगा। तो कोई गंभीर अपराध हुआ है तो आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, 0 एफआईआर कर सकते हैं। आपको आपके साथ अगर मान लीजिए देश के किसी अन्य शहर में अपराध दर्ज हुआ है, आप दिल्ली में मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो आप दिल्ली में दर्ज कर सकते हैं। आप जाने की स्थिति में नहीं है तो आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं, पूछताछ में सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वो थाने की सोच। और दूसरी बात, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जोर है पुलिस की ट्रेनिंग पर, पुलिस को सेंसिटिव बनाने पर, पुलिस की जानकारी बढ़ाने पर। अलग से जो हर जिले में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की तरफ पर राज्य स्तर पर भी इस तरह की व्यवस्था हो तो प्रोसिक्यूशन भी हो सके। हम जानते हैं कि ठीक है, पुलिस ने जांच कर ली लेकिन फिर वो मामला प्रोसिक्यूशन के पास बहुत दिन तक पड़ा रहता है। तो एक बिल्कुल विशेष व्यवस्था हो, हर राज्य में इस तरह की स्थितियां बने, उसके लिए भी राज्यों को लगातार कहा जा रहा है। कई राज्यों ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था तो थाने जाना एक अब अनिवार्यता उस तरह की नहीं रह गई है इन कानूनों में। और अगर थाने जाएंगे भी तो पुराने जमाने में जो एहसास होता था वो एहसास नहीं। अब डंडे की बात नहीं, डेटा की बात, उस पर जिसका पीएम मोदी का जोर है। एक स्मार्ट पुलिस आपको मिलेगा, सेंसिबल पुलिस, रिलायबल पुलिस आपको मिलेगा, आपके स्वागत करने वाला, आपके प्रति संवेदनशील पुलिस मिले, इस तरह की व्यवस्था थाने में भी हो। उस सोच के साथ भी इन कानूनों को न सिर्फ बनाया गया है बल्कि उसके लिए वो इन कानूनों के मुताबिक वो थानों में बीट कांस्टेबल स्तर पर, उन तमाम स्तरों पर झलक भी उसकी दिखाई दे, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। भाषा पर भी जोर देता है ये कानून। आप जिस भी राज्य से आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश विविधताओं का देश है भारत, और यहाँ पर अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन किस तरह से हम अपनी संस्कृति को संजो सकते हैं। तो भाषा का भी जोर दिया गया है, ख्याल रखा गया है कि आप जिस भी भाषा में चाहें उस भाषा में केस चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात भी कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं है। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भारत की भाषाएं, उन भाषाओं में शिकायत करने, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आपको अधिकार रहेगा। तो इस कानून में सिर्फ व्यवस्था नहीं की गई है, आपको विक्टिम को ये अधिकार भी दिया गया है। तो आप मोहताज नहीं होंगे कि आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी है, क्योंकि आपको जो अंग्रेजी हिंदी जैसी भाषाएं नहीं आती, लेकिन आप अपनी स्थानीय, अपनी लोकल भाषा, अपने गांव की भाषा में भी शिकायत कर सकेंगे और उसका तरह से नोट किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल इस कानून के जरिए की गई है। सुधाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार अपराधों में किस तरह से कमी लाई जा सकती है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर है। हम देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बैठकें करते हैं और साफ तौर पर उनका कहना होता है कि अपराधों में कमी किस तरह से लाई जा सकती है, उसको लेकर के कई बार विचार भी जाते हैं। कई बार थानों पर भी बात की जाती है, समन्वय बैठाया जाता है कि कैसे हम अपराधों में कमी ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम विकसित भारत की जो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों के साथ जो समन्वय सरकार का भी है, और अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो स्मार्ट पुलिसिंग की में भी देखते हैं तो किस तरह से एक समन्वय स्थापित हुआ है लोगों के बीच में, सरकार के बीच में और प्रशासन के बीच में।
देखिए, बहुत वाजिब सवाल भी है आज के वक्त में। पहली बात तो ये होगा कि आप जब सरलता से आप अपने मामले दर्ज करा सकते हैं तो लोग मामले दर्ज कराएंगे। अगर वो किसी भी तरह से विक्टिमाइज हुआ है, उसको परेशान किया गया है, उसके साथ अपराध किया गया है, तो वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि उसको मामला दर्ज कराना है। तो हो सकता है कि शुरुआत में लगे कि कुछ मामले बढ़े, लेकिन इसमें उत्तरोत्तर कमी भी आएगी। कमी क्यों आएगी? क्योंकि आपको एक स्पीडी ट्रायल मिलेगा, एक आपको स्पीडी जस्टिस होगा आपके साथ, क्योंकि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आपके एविडेंस पुख्ता हैं और एविडेंस सुरक्षित है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपको लगातार इन्वेस्टिगेशन से अपडेट मिलती रहेगी। आपको हमेशा थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी फॉरेंसिक वजहों से, कभी गवाह अदालत नहीं पहुंच पाया, इन वजहों से आपके मुकदमे में देरी नहीं होगी। तो ये जो प्रक्रिया है, हो सकता है पहले लगे कि ज्यादा मुकदमे, लेकिन बाद में जब सजा मिलने लगेगी, लोगों को अपराधों की वजह से, जो लूप होल की वजह से जो अपराधी बच जाते थे, उन वजहों से जब नहीं बच सकेंगे, तो निश्चित तौर पर एक डेटरेंट समाज के भीतर भी पैदा होगा और अपराध करने से पहले कोई 100 बार जरूर सोचेगा। उस तरह की व्यवस्था इस कानून में की गई। जी। सुधाकर, पारदर्शिता की अगर बात करें तो किस तरह से पारदर्शी बनाता है ये जो 3 नए आपराधिक कानून है, ये पूरी व्यवस्था को किस तरह से पारदर्शी बना रहा है? जैसे कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जोर है कि आप पारदर्शी व्यवस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लागू कीजिए ताकि एक विश्वास पैदा हो, एक समन्वय पैदा हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, पहले क्या होता था, आपने कोई शिकायत दी और शिकायत पर पता चला तो स्टेशन में किसी जगह कुछ मुहर लगा दिया, कुछ हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन वो एफआईआर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। लेकिन आज तो आपके पास ताकत है, आप 0 एफआईआर कर सकते हैं, देश में किसी भी जगह से, किसी भी हिस्से से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन ये एफआईआर करते ही जवाबदेही अब पुलिस की हो जाएगी। पुलिस को एक तय समय सीमा में उसको एक तरह से उसको नोट लेना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसके लिए चार्जशीट फाइल करनी है। तो वो तमाम व्यवस्थाओं में सिर्फ पुलिस को काम कदम उठाने हैं, बल्कि विक्टिम को लगातार अपडेट करते भी रहना है। विक्टिम के लिए भी जो पहले दौड़ भाग की जरूरत, वो तमाम चीजें बचेंगी। तो उसकी वजह से जरूर एक कह सकते हैं कि एक विक्टिम सेंट्रिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो एक तरह से विकसित हो रहा है आज देश में। और इसके आने वाले समय में परिणाम जरूर मिलेंगे, एक अपराध मुक्त समाज की तरफ, एक सेंसिटिव समाज की तरफ, एक ऐसा समाज जहाँ 0% पर हीनियस क्राइम्स है, उस समाज की तरफ हम बढ़ सकेंगे। तो एक सुरक्षित समाज का जो सपना है और उसके जरिए विकसित भारत का सपना है, वो पूरा हो सकेगा। सुधाकर, निश्चित तौर पर हम परिवर्तन तो समाज में देख ही रहे हैं। जब से ये नए 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं 2024 के बाद से अभी तक की अगर हम यात्रा देखें जुलाई के बाद की, तो देखने में आ रहा है कि अपराधों पर नियंत्रण तो कहीं ना कहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और अगर कोई भी मामला, सिर्फ अपराधों पर नियंत्रण भी नहीं हुआ है, बल्कि अगर कोई भी मामला सामने आता है तो एक सुमोटो नोटिस आज पूरी व्यवस्था में लिया जा रहा है, उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है। हमने पीएम मोदी को कई बार सुना है, उन्होंने लगातार चाहे खासतौर से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर उन्होंने लगातार संवेदनशीलता जताई है। गृह मंत्री के स्तर पर भी लगातार राज्यों के साथ बातचीत, उनको एक तरह से प्रेरित करना, उनको पूरे तंत्र में बदलाव लाने के लिए कहना, उसकी लगातार समीक्षा करना। हम बात ही कर रहे थे कि आप देखिए, इस कानून को लाने से पहले 150 बार गृह मंत्री ने समीक्षा बैठक अकेले बुलाई थी, 158 बार अगर एग्जैक्ट में अगर उसकी गिनती कहूँ, हर स्टेक होल्डर से बातचीत करना। और आज सरकार में सुनवाई की जगह है। आज अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, अगर कोई बात रखना चाहते हैं, बहुत सारे मंच हैं। एक तरह से डायरेक्ट संवाद जो है आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार आप लोगों से, आम जनता से कर रही है। तो निश्चित तौर पर इसका एक असर एक पूरे तंत्र पर पड़ता है
और आज कोई अपराध करके बच जाएगा, उस सोच के साथ वो नहीं रह सकता। उसको जल्दी पता चल जाएगा कि उसको अगर गंभीर अपराध किया तो जरूर और एक बड़ी सजा मिलेगी ही। तो उस तरह की एक व्यवस्था पूरे देश में आज विकसित हो रही है। यानी साफ तौर पर हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल की जो बेड़ियां थी उन्हें तोड़ करके कहीं ना कहीं अब हम आगे बढ़े हैं, और जहां जहां सुधार की आवश्यकता हम महसूस करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस लगातार उन चीज़ों पर रहता है कि हम कैसे सुधार करके तकनीक का सहारा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, तकनीक का इस्तेमाल हो, एक पूरी जो है सरलीकृत व्यवस्था बनाई गई है। कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि उन्हें समझना, उनका पालन करना आसान हो सके, जिससे निष्पक्ष और सुलभ न्याय सुनिश्चित हो सके। नए कानून जो है, जो भी मामले सामने आता है उसके तेज और निष्पक्ष समाधान का वादा करता है। और तकनीक के हर पहलू, आप एविडेंस गैदरिंग में बात कर ले या फिर एप्लीकेशन में बात कर ले, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें तकनीक का इस्तेमाल, डिफरेंट जो ऐप्स की हम लगातार बात कर रहे थे, उन ऐप्स के जरिए CCTNS हो, क्लाउड स्टोरेज हो, नफी सिस्टम हो, इस तरह के सिस्टम्स के जरिए तो तकनीक का भरपूर इस्तेमाल। और तकनीक की जो चुनौतियां हैं वो कैसे आने वाली उस सोच के साथ इन पूरे कानून में बदलाव किए गए हैं। और यही वजह है कि आज इसको नए भारत का नया कानून कहा जा रहा है। और अगर 150 साल पुराने कानूनों के साथ अगर हम इस वक्त चलते तो निश्चित तौर पर जब हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात सोच रहे हैं, आज जब हम हर क्षेत्र में भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, तो जरूर उसमें हमारे लिए कई बाधाएं सामने आती है। लेकिन इन कानूनों के जरिए आप आम जनता को न्याय तो दिलाएंगे, दंड से न्याय प्रणाली तो स्थापित करेंगे ही, के लिए सेंसिटिव हो इस तरह की सोसाइटी बनाएंगे ही। लेकिन साथ ही साथ सुरक्षित समाज विकसित भारत जो आज की थीम है, उसको जरूर बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और आज दिख रहा है, आप जो रिएक्शन यहाँ हमने लोगों से ही बात की, खासतौर से पुलिस कर्मियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जिस सरलता के साथ कानून को बनाया गया है, तो हमको एप्लीकेशन में उसको जमीन पर उतारने में कोई दिक्कत नहीं आई। और इसका फायदा आज विक्टिम को बहुत ज्यादा मिल रहा है और बहुत आसानी से तकनीक के जरिए जो पूरी कार्रवाई है हम उसको कर पा रहे हैं। और तकनीक के जरिए ही मतलब सभी चीजें सुरक्षित एक तरह से विक्टिम के नजरिए से देखे वो सुरक्षित हो रही है। और आने वाले समय में जब जो ई सम्मान की व्यवस्था हो, न्याय श्रुति मतलब कोर्ट की कार्रवाई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलाई जा सके, ये तमाम व्यवस्थाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, तो स्पीड जो है अपने आप जो पूरे जस्टिस सिस्टम में आएगा और उसका फायदा अंततः अपराध को कम करने में जरूर मिलेगा। सुधाकर, जिस तरह से आम जनता को तो ये कानून संरक्षण देते ही हैं, उनके फायदे के लिए, उनके लाभ के लिए इशारा करते ही हैं, लेकिन अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो स्मार्ट पुलिसिंग में कितना मददगार है ये 3 कानून? जिस तरह से पुलिस को लेकर के काम किया जा रहा है, कैसे उनका विकास किया जा सकता है, उनके डेवलपमेंट को लेकर के कितने मददगार ये साबित हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल। और इन कानूनों को लागू करने से पहले संसद में इवन कह सकते हैं पास कराने से पहले वो सोच रखी गई, चाहे पुलिस को अवेयर करने की बात हो, पुलिस के ट्रेनिंग की बात हो, उनको पुलिस को सेंसिटिव बनाने की बात हो। और वो जो एक सोच थी कि पुलिस डंडे से सबको हाका जा सकता है, उस सोच को खत्म किया जा रहा है, उस सोच को खत्म किया गया है। बीते दिनों आपको याद होगा कि पीएम मोदी साल 2014 में जब उन्होंने कमान संभाली थी पीएम पद की, और सबसे पहले जो पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन आयोजित हुआ था, मुझे लगता है गुवाहाटी में हुआ था, और उस सम्मेलन में उन्होंने स्मार्ट पुलिस की बात की थी। जो तो उस मकसद को पूरा करने के लिए पहले से काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक तरह से एक बहुत बड़ा आधार आने वाले समय में स्मार्ट पुलिस बनाने में ये
कानून साबित होने वाला है। पुलिस कर्मियों का भी बोझ आप कह सकते हैं, उनको जो मोटी मोटी फाइलें सहेज कर संभाल कर रखना पड़ता था, वो एविडेंस को कहीं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाने में जब उनको दिक्कतें होती थी, उनको फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं समय पर मिल पाती थी, जिसकी वजह से जो अपराधी उसका फायदा उठा ले जाते थे। पुलिस कर्मियों पर भी जो इस तरह के जो तमाम प्रेशर थे, और उस प्रेशर को कम किया जा सकेगा। और बीते समय में हमने देखा कि किस तरह से पुलिस प्रेजेंस बढ़ाया गया है, जो पुलिस पर्सनल की जो संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, चाहे राज्य पुलिसों में बात की जाए या फिर जो CPMF है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनमें बात की जाए, महिलाओं की खासतौर से भागीदारी बढ़ाई जा रही है। अभी हाल ही में CISF